हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेनली ये जो हेडिंग है वो थोड़ा सा साइड में हो गया, बट कोई बात नहीं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं और मेनली हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट की। रिप्रोडक्टिव इवेंट कि भैया आखिर ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो बताया ये गया कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कंप्लीट होता है ह्यूमन के अंदर। अब वो रिप्रोडक्टिव इवेंट बहुत सारे हैं, लगभग 8-9 इवेंट है ना। उन इवेंट में जो सबसे पहला इवेंट था, जो सबसे पहली घटना थी, वो क्या थी? गैमेट फॉर्मेशन। क्या थी? गैमेटोजेनेसिस के नाम से हम बोलते हैं इसको। तो गैमेटोजेनेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट फॉर्मेशन। यानी हम पहला इवेंट पढ़ रहे हैं और पहली घटना जो होती है रिप्रोडक्शन के दौरान ये होती है कि गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। अब मेल के अंदर गैमेट कहाँ बनते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। दैट मीन्स हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा नो, यानी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है और वहाँ से ये जानकारी ले ली कि मेल के अंदर गैमेट कैसे फॉर्म होता है। गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस पहला इवेंट है भाई, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ह्यूमन में। सर ये क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यार, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब दो गैमेट आएंगे, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। तो मेल के अंदर कैसे बन रहा है ये पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? फीमेल के अंदर कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ना है अब हमको, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे ये समझना है कि इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेनली मेल का जो गैमेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है। तो मेनली स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख लिया। अब चलो देखो किसका फॉर्मेशन। तो मेनली आपको पढ़ना है कि किस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम फॉर्मेशन यही देखना है आज आपको, ठीक है। और इसी को स्टार्ट करना है। ओवम या एग सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये थोड़ा सा मिटाने में कष्टदायी है, बिकॉज मार्कर का जो इंक है हमको लग रहा है ठंडी हल्की हल्की आ गई है, तो जमना स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज़ कुछ दिन पहले तक तो सन्न मिट रहा था। ये घटनाएं कल से स्टार्ट हुई हैं ऐसे। चलिए उसको इधर मिटाने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी सिस्टम है वो किससे बना होगा? बहुत सारे ऑर्गन से बना होगा, ठीक है, या बहुत सारे कंपोनेंट से बना होगा। एक सिस्टम अपने आप में नहीं, मतलब सॉरी, एक सिंगल यूनिट से, सिंगल यूनिट बोल रहा हूँ, एक सिंगल चीज़ अपने आप में सिस्टम नहीं बन सकती। मैं बार बार इस बात की जिक्र करता भी हूँ और करता रहूँगा कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर से नहीं बनता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर CPU भी आता है, UPS भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है। तो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। तो वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कोई एक चीज़ होगी और वही बन जाएगी सिस्टम। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। और वो मेनली किससे बने होगी? कोई भी सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गन से। बार बार ये बातें मैंने समझाई हैं, एक बार पुनः बता देता हूँ। जैसे आप सबसे पहले जानते हो कि हमारी पूरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू फिर मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी कोई भी सिस्टम बनेगा तो उसका प्रमुख कारण है ऑर्गन, ठीक है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑर्गन। यानी ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली ऑर्गन से मिलके बनेगा। अब जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, इनके दो टाइप के ऑर्गन होंगे, एक तो प्राइमरी होंगे और एक सेकेंडरी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑर्गन के बेसिस पे डिवाइड करूँ तो मुझे दो टाइप से मिलेंगे ऑर्गन। पहला मुझे मिलेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा मुझे मिलेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो दो टाइप के ऑर्गन मिलेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी।
इसी तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा है। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे? जहाँ पे मेन होता है, मेन मतलब जो मेन गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा होता है, मतलब सर, यानी ऐसा ऑर्गन जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ऑर्गन को हम प्राइमरी मानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इससे संबंधित बाकी जो काम हो रहे होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का जो गैमेट है, जिस पोर्शन में या जिस ऑर्गन में फॉर्म हो रहा है, उसको ही हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर रखेंगे। तो मेनली जो फीमेल होती हैं उनका जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? ओवरी में होता है, इसलिए ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डाल दिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएंगे? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे देखिएगा, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर अलग नहीं बनाया गया, मैं सेम टू सेम मैंने बनाया, जैसे मेल का हम लोगों ने बनाया था वैसे यहाँ भी है। ठीक है, अब मेनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहला आएगा एक्सेसरी डक्ट, वहाँ भी बनाया था बिल्कुल। फिर क्या आएगा? एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को रखते हैं, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सबसे पहला आता है हमारे पास कि एक्सेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आएंगे। देखिए, हमको सब कुछ देखना है, लेकिन पहले हम नाम या पहले एक कहानी बना लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब, या इसी को एक और नाम देते हैं, याद रखेंगे, ओविडक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? ओविडक्ट। चलिए, एक बात। दूसरी बात ध्यान से देखेंगे, मतलब दूसरा जो डक्ट होगा तो वो क्या होगा? यूट्रस। ठीक है, यूट्रस। तीसरे नंबर पे आपके सामने क्या मिलेगा? वेजिना। ठीक है, और चौथे नंबर पे मिलेगा सर्विक्स, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर्विक्स होगा, ध्यान देंगे। तो 4 एक्सेसरी डक्ट है। डक्ट मतलब ये पाइप है, ये क्या है? सबके सब पाइप है, जिनके अंदर आपको क्या होता हुआ नजर आएगा? किसका? मेनली ऐसे समझो यार, कुछ होता मत समझो, सिंपल समझो कि मेनली ये क्या है? ये पाइपें हैं। ये क्या है? पाइपें हैं। जैसे आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा है कि हमारे पास वास एफरेंस या पाइप होती थी, एपिडिडाइमिस होती थी, उसके बाद वास डिफरेंस होता था, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट होता था, उसके बाद यूरेथ्रा होता था। तो ये सब क्या है? ट्यूब है, डक्ट है। वैसे ही फीमेल के अंदर आपको मिलेंगे एक्सेसरी डक्ट, ये 4, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, यूट्रस मिलेगा, वेजिना और सर्विक्स। ये क्या है? ट्यूब है, समझ लीजिए। डक्ट मतलब सिंपल ट्यूब में मान के चलता हूँ, और आप भी यही मान के चलेंगे, या रास्ता समझ लीजिए। ओके, तो ये सब के सब क्या है? रास्ते हैं। ठीक, अब एक्सेसरी ग्लैंड क्या होंगे? ये ग्लैंड क्या करते हैं? तो मेनली एंजाइम का सीक्रेशन कर रहे होते हैं, हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे होते हैं, और ये हार्मोन क्या करेंगे? ये हार्मोन ही मेनली वर्क करा रहे होते हैं किसी भी क्रियाकलाप को। ठीक है, जैसे आप वहाँ भी देख सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 तरीके के हार्मोन आपको तीन तरीके के ग्लैंड आपको देखने के लिए मिले थे। सबसे पहला क्या था? सेमिनल वेसिकल था। दूसरा आपके सामने था, दूसरा याद करिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे नंबर पे था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड थे। वैसे ही यहाँ पे भी आपको 3 ग्लैंड मिलेंगे। कितने ग्लैंड? 3। सबसे पहला मैमरी ग्लैंड। ठीक है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे मैमरी ग्लैंड, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, पहला मैमरी, दूसरा बार्थोलिन, और तीसरा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड याद रखेंगे। पहला मैमरी ग्लैंड, दूसरा बार्थोलिन्स ग्लैंड, और तीसरा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड।
3 ग्लैंड यहाँ भी मिलेंगे, जैसे वहाँ पे थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बॉल्बोयूरेथ्रल। वैसे देखिए बॉल्बोयूरेथ्रल की जगह पे पैरायूरेथ्रल, ठीक है ना। फिर प्रोस्टेट की जगह पे ऐसे आपको नजर आ रहा है, मतलब सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट आ गया, प्रोस्टेट की जगह पे बार्थोलेंस, और फर्स्ट नंबर पे क्या गया है, मेमरी ग्लैंड। क्लियर है, बिल्कुल, ये हो गया, सीधी सीधी बात। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, तो मेनली फिर से समझा दूं मैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर की पाइपें हैं, ये अंदर की पाइप है, ये हमको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये अंदर के ग्लैंड हैं जो क्या करेंगे, एंजाइम सीक्रेट कर रहे होंगे, हार्मोन सीक्रेट कर रहे होंगे। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो दिखाई देता है, जो क्या होता है, दिखाई देता है, ये अंदर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक। ये कहाँ होगा, ये भी अंदर ही होगा, और ये क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है, देखिए अभी नाम याद करिए, बाकी हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने आएगी और हर एक चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे सामने जो आता है वो आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ये भी एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। देखिए पहले नंबर पे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लेबिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, और सेम नाम है इसका, यहीं पे मेजोरा की जगह पे माइनोरा बोल दीजिएगा, तो लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर से मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हाइमेन, ठीक है, हाइमेन। और चौथे नंबर पे आप चले जाइए क्लिटोरिस, चौथा क्लिटोरिस, क्लिटोरिस दिखाई दे रहा है नीचे, एक बार देख लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। एक बार मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, क्लिटोरिस, ठीक है, बिल्कुल, ठीक। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, डायग्राम नहीं है, डायग्राम तो इसके बाद आएगा। फिलहाल में फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में चला गया, क्योंकि सिस्टम कोई भी बनेगा तो ऑर्गन से बनेगा, एक प्राइमरी वाला होगा, एक सेकेंडरी वाला होगा। प्राइमरी के अंदर कौन आता है, ओवरी आता है। सेकेंडरी के अंदर क्या आते हैं, ये 3 चीज़ें, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एसेसरी डक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद जस्ट नीचे आएगा यूट्रस, यूट्रस के बाद वेजिना, फिर सर्विक्स, ठीक। एसेसरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड है, फिर बार्थोलिन्स है, फिर उसके बाद हमारे पास पैरायूरेथ्रल है। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। क्लियर है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब ज़रूरत है कि हम डायग्राम की ओर भागें, डायग्राम समझते हैं। हाँ, डायग्राम समझने से पहले मैं पुनः बता दूं, ये क्या है, पाइप है, ट्यूब है, ये सब ट्यूब है। ये कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर होंगे। ये ग्लैंड है, मेनली ग्लैंड क्या करते हैं, एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं या हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर। ये क्या होंगे, ये बाहर होंगे, आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड या एक्सटर्नल पोर्शन है हमारे बॉडी के अंदर। यानी ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो बाहर की ओर दिखाई देता है। जैसे क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे तो पेनिस और स्क्रोटम, 2 ऐसे जो हैं ऑर्गन, वो क्या है, ये ऐसे ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आते हैं। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मात्र दो ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जबकि फीमेल के अंदर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। क्लियर है, ये दिखाई देंगे। इनको बारी बारी सब समझा जाएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अभी लंबा चलेगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैं पहले इसको मिटाऊं, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। आई होप आप याद कर लिए होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम देखेंगे डायग्राम, डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका भैया, ये तो लिखे ही नहीं, मेनली फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब देखते हैं मेनली कैसे बनाना है, तो मेरे साथ रफली बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे सिंपल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और एक ऐसे ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। पहला काम तो ये करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से
थोड़ा सा इसको नीचे और लेके आते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने ऐसे मैंने ले लिया, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे लाइन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे जो होगी बहुत पतली लाइन होगी, अगर आप देखेंगे तो बहुत पतली लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे चलेगी आगे, फिर थोड़ा सा मोटी हो जाएगी, फिर यहाँ से हल्का सा मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद ऐसे ऐसे पंजे नुमा या उंगली नुमा संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आप इधर भी सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इधर पतला, फिर आगे हल्का सा मोटा, ओके, फिर यहाँ से मुड़ा देंगे, ऐसे मुड़ा देंगे यहाँ पे, फिर ऐसे पंजे नुमा बना देंगे। ठीक, ये हो गया। फिर इसके नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और लेके आएंगे, और यहाँ से हल्का सा आप कर्व करेंगे, मेनली ऐसे। ठीक है, मेनली ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक दीवार ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे लेके आइए थोड़ा सा और आगे, और ऐसे बना दीजिए। क्लियर है? ठीक, एक पोर्शन ये, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे और बना दीजिए, बस। क्लियर है? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से पकड़ पाए होंगे तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। देखिए मेरा क्या है ना, थोड़ा सा मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा जो आर्ट वाला पोर्शन है उतना बेहतर नहीं है, बट आप जो है इसको पकड़ लेंगे मेरे से बेटर, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आप अगर जनरली इसका डायग्राम देखेंगे तो आप बना लोगे। ठीक, अब पार्ट समझते हैं, मेनली इसका पार्ट समझना या फंक्शन या इसकी नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो सबसे पहले देखो, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड वेजिना। क्या है ये? वेजिना। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर ये जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल। ठीक है, ठीक। फिर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड यूट्रस। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका? ये यूट्रस है मेनली, तो ये यूट्रस है, इसको यूट्रस ले लो। अब ये क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन देखो, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसी को बोलते हैं। ये जो ओविडक्ट है एक्चुअल में 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। 3 पोर्शन में कौन कौन से सर? तो सबसे पहला वाला पोर्शन देखो, फैलोपियन ट्यूब इधर भी है इधर भी है। सबसे पहला जो है इस्थेमस, इसको इस्थेमस बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है जैस्मिन, जो ये मोटा वाला पोर्शन है, इसको एम्प्यूला बोलेंगे, एम्प्यूला। ठीक है, इस्थेमस फिर एम्प्यूला। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारे पास इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम। क्लियर है? ये याद रखेंगे। ये वाला पोर्शन जो सबसे साइड में है इसको हम लोग बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। क्लियर है? ये होता है पोर्शन। और ये क्या है? जो ये फिंगर नुमा संरचना जो आप देख पा रहे हो, ये जो संरचना आप देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। याद रखें। फिर से ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन यानी ये साइड वाला जो पोर्शन इसको वेजिना बोलते हैं। अच्छा, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग, इसको हम लोग वेजिनल ओपनिंग बोलते हैं। फिर वेजिना, फिर क्या है? सर्विक्स कैनाल, फिर सर्विक्स है, फिर अंदर चलेगा यूट्रस मिलेगा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, इस्थेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ठीक है, और उसके बाद जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा आपका? फिम्ब्रे कहलाएगा। और यही फिम्ब्रे के पास यानी यहीं पे आपका क्या होगा? ओवरी होगा। यहीं यहाँ पे क्या होगा? ओवरी होगा। यानी इनफंडिबुलम को हटाइए, ये तो समझ लिया कि इनफंडिबुलम है। इसी फिम्ब्रे के पास क्या होगा? ओवरी होगा। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, अब इसका नाम लिख दो इनफंडिबुलम। क्लियर है? बिल्कुल, बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा स्ट्रक्चर। ठीक, जो जितनी भी नेमिंग थी मैंने लगभग कर दी। अब इनकी वॉल्स की नेमिंग करनी जरूरी है। वॉल मतलब जैसे आप यूट्रस की वॉल को देखोगे तो यूट्रस की वॉल 3 लेयर में है। कितने लेयर में है? 3 लेयर। सबसे पहली वाली जो लेयर है मतलब सबसे बाहरी लेयर, इसको ही पकड़ लो। ठीक है ना, इसकी लेयर को मैं कहाँ पे नाम दूँ? चलो यहीं पे नाम देते हैं।
तो मेरे सबसे बाहरी जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे बीच में एक लेयर आएगी, ध्यान देना, बीच में एक लेयर आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक, यहाँ पे। तो ये यूट्रस की बीच में भी एक लेयर नजर आएगी, मतलब ये तो सबसे बाहरी लेयर है। बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम बोलेंगे। उसके फिर जस्ट अंदर यानी बीच में एक लेयर है, इसका मतलब एक अंदर एक और लेयर है। 3 लेयर है टोटल। टोटल कितनी लेयर है? 3 लेयर। मैं एक काम करता हूँ, नाम लिख देता हूँ, लेयर ऑफ यूट्रस। लेयर ऑफ यूट्रस सबसे बाहरी वाली जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, मेट्रियम, ठीक है। बीच वाली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। और अंदर वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। मेरे ध्यान देना क्या होता है। तो ये बीच वाली है, इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। बस इतना से समझ जाइएगा। मायो मैंने लिखा। फिर यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं नजर आएंगी, फिंगर टाइप, ठीक है ना, ऐसी संरचना। तो ये क्या है आपका? यही है आपका एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर है, क्लियर है? 3 लेयर है। ये एक्चुअल में यहीं पे ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती है, यानी यूट्रस की जो वॉल आपको दिख रही है, जो एंडोमेट्रियम है, यही क्या है? ब्लड कैपिलरीज भी कनेक्टेड है आपस में। ये बात याद रखिएगा, यानी यहाँ पे खून ही खून है, ठीक। आई होप आपको पूरी संरचना समझ में आ गई होगी, कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि जो वेजिना है ये जो वेजिना है और ये जो सर्वाइकल कैनाल है, सॉरी इसको सर्विक्स कैनाल ना बोलिए, सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है और इस वेजिना को मिला के हम जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्यों बोलते हैं इसका कारण समझिएगा। मेनली कैनाल मतलब क्या होता है? नहर या रास्ता मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब उसके ऊपर क्या लिख दिया है इसने? बर्थ कैनाल, यानी जन्म लेने का कैनाल या जन्म लेने वाला रास्ता। तो मेनली बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा यही यूट्रस में रहता है। कहाँ रहता है? यूट्रस में। और ये यूट्रस से जो बच्चा है वो एक्चुअल में किस रास्ते जाता है? तो सर्वाइकल कैनाल से होते हुए उसके बाद कहाँ आएगा? वेजिना, यानी सर्वाइकल कैनाल फिर वेजिना, और इसी के रास्ते क्या होता है? बाहर आता है। यानी यूट्रस से जो बच्चा होता है वो सर्वाइकल कैनाल से होते होते कहाँ पे? वेजिना में आता है और वेजिना से बाहर आता है। तो दैट मीन्स क्या है? बच्चे का पैदा होने वाला जो रास्ता है मेनली वो कौन सा है? यही तो है, सर्वाइकल कैनाल फिर वेजिना। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजिना को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। इस बात को मैं यहाँ पे डिटेल में लिख दे रहा हूँ कि बर्थ कैनाल मतलब, तो बर्थ कैनाल मतलब याद रखेंगे, बर्थ कैनाल मतलब वेजिना, वेजिना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। इसी रास्ते बच्चा आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है बात यहाँ पे कि ओवरी की। तो ओवरी ऐसे हवा में थोड़ी ना रहेगी। ओवरी क्या होगी? यहाँ पे फिलामेंट के थ्रू ऐसे कनेक्टेड होगी इससे, ठीक है ना, क्या होगी? कनेक्टेड होगी। ध्यान देंगे, ओवरी ऐसे फिलामेंट के थ्रू ऐसे क्या होगी? कनेक्टेड होगी इधर इस मसल्स से। मेनली होता क्या है? मेनली जब समय आता है, दैट मीन्स जब जरूरत होती है ओवरी की। देखिए इसी ओवरी के अंदर क्या होंगे? इसी ओवरी के अंदर होंगे एग सेल। क्या होंगे? एग सेल। एग सेल किस में है? तो इसी ओवरी के अंदर है। अब मेनली होता क्या है कि जब आप देखेंगे पीरियड्स आते हैं तो मेनली ये जो ओवरी है वो मैच्योरेशन के लिए, मतलब मैच्योर होके कहाँ पहुँच जाती है? तो ये पहुँच जाती है एम्पुला वाले पोर्शन पे। कहाँ पहुँचेगी? एम्पुला वाले पोर्शन पे, यानी ये ओवरी कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे। तो जाएगी कैसे? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेनली होता क्या है कि ये जो फिम्ब्रे आपको दिख रहा है ये फिंगर नुमा संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर से देखो, ओवरी हवा में नहीं है, एक्चुअल में ओवरी ये इस वॉल से फिलामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, फाइबर्स के थ्रू क्या है? ये कनेक्टेड है, खींच के पकड़ी गई है। हाँ, ये जरूर है कि ये जब अंदर जाना चाहती है, दैट मीन्स इसका अगर समय आता है अंदर जाने का, तो अंदर जाने के समय ये क्या करेगी? कैसे जाएगी? तो ये जो फिम्ब्रे है इसका संरचना कैसे? इससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे हाथ जो है ना, समझ लीजिए हाथ लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे क्या करेगा? ऐसे अपना हाथ घुमाएगा और ओवरी को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, और ओवरी को कहाँ पहुँचाएगा? एम्पुला वाले पोर्शन में। अब यहाँ पे ओवरी आके क्या करेगी? वेट करेगी। किसका वेट करेगी? स्पर्म का।
कि स्पर्म आए और उससे क्या करें, फर्टिलाइज हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके वेट करती है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब सर ओवरी भी मूवमेंट कर रही है, यानी मोशन कर रही है, ये एक जगह से दूसरे जगह गई है ना। तो मेनली यहाँ पे आपको कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ओवरी भी मूवमेंट कर रही है, इस पोर्शन से कहाँ पहुँची है, यहाँ पे। जबकि हम जानते हैं कि ओवरी यानी एग सेल जो होता है नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है यानी मूव कर सकता है, लेकिन एग सेल मोटाइल नहीं होता, दैट मीन्स वो मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये अपने ओर से नहीं जा रही है। पहले तो इसको फिम्ब्रे उठा के लेके आया, और फिम्ब्रे जब अंदर लेके आता है तो मेनली आप देखोगे कि यहाँ पे इसके वॉल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। अब ये जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया जानते ही है, मेनली सीलिया क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स के सीधा सीधा बोला जाए तो धागे होते हैं, सीधे सीधे क्या होते हैं, धागे। ये धागे ना इसको पकड़ के क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो मेनली यहाँ पे सीलिया लगा होता है, ऐसे हटा दो, ऐसे धागे नुमा ऐसे बना दो, यहाँ पे क्या बना है, सीलिया। ये सीलिया ही इस ओवरी को खींच के कहाँ पहुँचा देता है, यहाँ पे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत जगह पे आपको सीलिया मिलेगा। मेरी नाक के अंदर जो आपका म्यूकस बनता है, ये म्यूकस अंदर या बाहर तभी जा पाता है, उसका कारण क्या आता है, अंदर क्या है, सीलिया लगा हुआ, वो सीलिया अंदर या बाहर करता है। वैसे ट्रेकिया के अंदर जब बलगम बनता है तो बलगम ऊपर आ पाता है या नीचे जा पाता है, उसका कारण क्या होता है, सीलिया। समझ में आ रहा है। तो सीलिया के कारण चीज़ें हो रही थी। और सीलिया मतलब क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से धागा है जो मूव कर रहा होता है। तो इसमें जब ओवरी कनेक्ट होता है तो वो मूव करा के यहाँ पे पहुँचा देता है। क्लियर है। तो एम्पुला वाले पोर्शन तक कौन पहुँचाता है, सीलिया पहुँचाता है, यानी ओवरी मूव नहीं करता है, सीधी बात है। जब ज़रूरत पड़ती है तो फिम्ब्रे पहले अपने फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर से इसको उठा लेता है और एम्पुला में ले जाके रख देता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये यूट्रस फीमेल की बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैं अगर पूरे ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करूँ, ठीक है, मान लो ये फीमेल का ह्यूमन बॉडी है, सॉरी फीमेल का बॉडी है, नॉट ह्यूमन बॉडी। तो ये कोई फीमेल है, ठीक है। ऐसे इसके स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, ऐसे मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पोर्शन को हम लोग, मतलब मैं इस फीमेल की बॉडी को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेनली फीमेल की जो बॉडी है उसको 3 रीजन में आप डिवाइड कर सकते हो। कितने रीजन में, 3 रीजन में। सबसे पहला या सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड रीजन या हेड कैविटी, ठीक है ना। हेड रीजन बोलो ज़्यादा बेटर है, कैविटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हेड रीजन, ठीक है। कैविटी आपको नीचे मिलेगी। मेनली उसके जस्ट नीचे आओगे, यानी ये वाले पोर्शन पे आओगे तो ये क्या है आपका थॉरिक्स रीजन, ठीक है ना। क्या इसको बोलेंगे, थॉरिक्स रीजन, याद रखेंगे थॉरिक्स रीजन, थॉरिक्स रीजन, या यहीं पे आप बोल सकते हो थॉरिक्स कैविटी। रीजन बोलो या कैविटी बोलो, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे आपका आता है एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे होता है, बस याद रखना। थॉरिक्स कैविटी से स्टार्टिंग जो होती है वो एक्चुअल में नीचे तक आती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। अगर ध्यान से देखो तो क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर ऊपर थॉरिक्स कैविटी है, या थॉरेसिक बोलते हैं। एक्चुअल में आप थॉरेसिक बोल लिखो, ज़्यादा सही है। थॉरेसिक, थॉरिक्स नहीं होता, थॉरेसिक होता है, सॉरी थॉरेसिक लिखो, थॉरेसिक कैविटी, ठीक है। तो एब्डोमिनल ये क्या है, ये डायफ्राम है, इसको याद रखो। पहले तो डायफ्राम है हमारे पेट के अंदर। मेनली हमारा जो ये क्या है, ये आपका सीधा सीधा समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये हेड रीजन है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, तो यहाँ जहाँ तक पसलियाँ हैं मेनली, ठीक है, जहाँ पे आपका लंग्स यहाँ तक प्रोटेक्टेड है। इसके जस्ट नीचे क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम तक क्या है, थॉरेसिक कैविटी है। उसके जस्ट नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे क्या है, पेल्विक कैविटी है। तो मेनली जो हमारा क्या बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो पेल्विक कैविटी के अंदर क्या है, मौजूद है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं अगर इस बात को समझाऊं तो ये डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका कैसा है, तो वो आपका यहाँ तक मान लो, यहाँ तक मान लेता हूँ, एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी है। और एब्डोमिनल कैविटी का सबसे जो निचला पोर्शन होता है, इसी को हम लोग, ये देखिए बहुत निचले वाले पोर्शन में ले रहे हैं, इसको ही हम लोग बोलेंगे पेल्विक कैविटी। और इस पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। याद रखेंगे फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। क्लियर है? ये पेट है, पेट के सबसे निचले पोर्शन पे, क्लियर है, वहाँ पे पैल्विक कैविटी होती है और पैल्विक कैविटी के अंदर मौजूद होता है कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, अभी तो आज नाम दिया है, कल एक बार पुनः आएंगे और एक बार अगेन फटाफट काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सोच समझ के किया, अगले बार में रफली काम करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।